आज हमसे रूबरू हैं उदयपुर की दो बड़ी शख्सियत। एक तो हैं डॉक्टर महेंद्र भाणावत, आप लोक कला मर्मज्ञ हैं। साथ ही हैं सुप्रसिद्ध पत्रकार संदीप पुरोहित। आपका स्वागत करते हैं। भाणावत जी, कोविड का समय एक कठिन समय, पिछले 1.5 साल से बहुत सारी परेशानियां समाज के सब तबकों ने झेली। उसमें अखबार, प्रिंट मीडिया, दूसरी मीडिया और ख़ास तौर पर पत्रकार भी शामिल हैं। बताएं कि आप इतने सालों से लिखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, तो लिखाई और पढ़ाई का जो पहले परंपरा थी उस पर कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ा? कोविड-19 तक आते आते तो बहुत कुछ बदल गया। जब हमने प्रारंभ किया था पढ़ना, तो ये जो विद्या थी ना, ये कंठासीन थी। तो कंठे विद्या एक कहावत थी, खोदत पानी निकलत पानी घोटत विद्या। विद्या घोरती जाती थी। कान की विद्या थी, कान से सुन करके सब कुछ सीखते थे। और कान से सुन करके हम व्याकरण सीखे, कैसे लिखना पढ़ना, छोटी मात्रा कैसे लिखनी, बड़ी मात्रा कैसे लिखनी। तो ये यहाँ से शुरुआत की हमने, और होते होते वह विद्या जो है आँख की विद्या हो गई। पूरी इंद्री बदल गई, आँख में भी पढ़न की हो गई। अखबार पढ़ते थे, करते थे, तो ये खूब रहा। और अखबारों की भूमिका तो ज़बरदस्त रही। अखबार ने तो, उनका तो लक्ष्य ये था कि हम पाठकों को तैयार कर रहे हैं, कैसे लिखना, कैसे पढ़ना, कैसे वाक्य रचना करनी, समाचारों को कैसे लिखना करना, ये था। इस कोरोना काल में आते आते सब कुछ बदल गया। अब वो विद्या जो पठन की थी, रटन की थी, वो आते 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 देखन की हो गई। अब देखो सब कुछ, सुनने की और पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, केवल देखते रहिए। तो देखते रहिए तो देखना किसको, आराम जैसे लोगों को तो ये सब तंत्र आता ही नहीं है। टीवी देखना हमें अच्छा नहीं लगता है, मोबाइल को हम समझते ही नहीं है। तो हमारे लिए मुश्किल इसलिए नहीं है कि हम शुरू से पढ़ लिख रहे थे ना, तो हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं है। हमें तो अच्छा इसलिए समय लगा, जो समय अच्छा नहीं है, लेकिन समय तो दोनों तरह का होता है ना, अच्छा और बुरा। तो हम लोग दिन भर लिखते रहते हैं, और इधर कदा जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पूछते हैं, तभी तो लिखते हैं। तो गांव में चले जाते हैं। अब गांव की स्थिति है, जो आपने लोग की बात कही, माध्यम की, तो लोग तो समुद्र है ना, बूंद बूंद से समुद्र बनता है। तो बूंद समुद्र बनता है ना, तो वो समुद्र कहाँ है, बूंद कहाँ है? तो लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल grains ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशन एंड द प्लीजेंट लैंड। ये जो लोक है, ये बहुत बड़ा शक्तिशाली है, समुद्र की तरह। तो समूहबद्ध है और खुशहाल है, फैला हुआ है, उन्मुक्त है। इस लोक के हम दासानुदास बन गए, समझिए आप। तो इसके बिना कुछ है ही नहीं। संदीप जी से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। संदीप जी, अखबार या प्रिंट मीडिया जिसे कहें, यूँ माना जाए कि किसी ज़माने में इनका जब उदय हुआ तो ये एक तरह से जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ भी बहुत हुए। यानी अंग्रेज़ों से हमने लड़ाई लड़ी आज़ादी की, तो उसमें अखबारों की भूमिका रही। यहाँ तक कि गांधी जी को खुद को अखबार निकालना पड़ा, और यही सब जगह रहा। यानी लोगों की बात कहने का माध्यम भी बने और एक क्रांति का माध्यम भी अखबार बने। और कहीं न कहीं अखबार या प्रिंट मीडिया का कोई भी प्रकाशन बाहर आता था, उसके पीछे नैतिक उद्देश्य रहा करते थे। धीरे धीरे ये उद्देश्य बदले, फिर बाज़ार में बदले, और अब कोविड ने तो यही संकट पैदा कर दिया कि छपा हुआ अखबार भी कितने दिन छपेगा, छपेगा या नहीं। तो बताएं कि इतने सारे संकट प्रिंट मीडिया पर आए, लेकिन ये कोविड-19 का संकट क्या अब तक के संकटों में सबसे बड़ा है? अगर है तो प्रिंट मीडिया इससे कैसे जूझेगा? या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोविड-19 का जो संकट है वो सबसे बड़ा संकट है। ये एक ऐसा संकट है कि छापने वाला जो प्रेस में बैठा है रात को, और जो न्यूज़ कलेक्ट कर रहा है संवाददाता, वो और जो हमारे और दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, वो सभी संकट में थे। चारों तरफ का संकट था। चूँकि समाज, संपूर्ण समाज पे संकट था, तो प्रेस में काम करने वाला कोई एक भी व्यक्ति उससे अलग कैसे हो सकता था? सभी पर संकट था। इस गहरे संकट के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज जर्नलिस्टों के सामने था, हमारे फोटोग्राफर्स के सामने था। मैं आज बड़ा दुख के साथ ये कह रहा हूँ कि मेरे साथ अलग अलग टाइम पर काम करने वाले 3 रिपोर्टर इस दुनिया में नहीं रहे। जिन्होंने खुद ने मेरे साथ काम किया है, वो इस दुनिया में नहीं है आज। बड़ा दुख भी होता है। लेकिन इस जो चैलेंज था, सोसाइटी के सामने जो चैलेंज था, पूरे वर्ल्ड के सामने जो चैलेंज था कि कैसे कोविड-19 से लड़ना है, कोविड-19 से का सही इन्फॉर्मेशन, सही मैसेज लोगों तक जाए, और लोग मेंटलिटी स्ट्रांग रखते हुए लड़ाई लड़ें, सही इन्फॉर्मेशन मिले, ये सारा
दारोमदार जर्नलिस्टों के कंधों पर ही था। चाहे प्रिंट हो, चाहे टीवी हो, चाहे डिजिटल हो, जो जहाँ जिस मीडियम पर काम कर रहा था उसने बड़ी मुस्तैदी के साथ काम किया, अपनी जान की परवाह नहीं लगाई। मैं एक सरकारी माध्यम पर बैठा हुआ सरकार के खिलाफ बोलना चाहता हूँ कि सरकार ने जो जर्नलिस्ट हैं उनको कोरोना वॉरियर डिक्लेयर नहीं किया, जबकि हमारे लोगों की जान चली गई, हमारे लोग मारे गए। बहुत सरकारों ने हमारी मदद करी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल मदद नहीं करी, लेकिन हमें उनसे मदद की बहुत ज़्यादा अपेक्षा थी। बच्चा अगर अपनी माँ से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? अगर हम सरकारों से अपेक्षा नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे लोक कल्याणकारी प्रदेशों के अंदर? जब हम लोकतंत्र में हैं तो निश्चित तौर पर हम सरकार की होरी देखेंगे। हमारे जो साथी चले गए, आज उनके परिवारों की स्थिति क्या है ये हम सभी जानते हैं। तो खबर लेके आना, फिर साथियों के बीच में काम करना, हर तरफ ऐसा लगता था सड़कों के ऊपर मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ हो। सड़कें बंद थी, होटलें बंद, बाजार बंद, आदमी मिलता नहीं था डर के मारे। हम नीचे खड़े हैं, कुछ कागज़ भी मांग रहे हैं तो कह रहे हैं व्हाट्सअप कर दीजिए आप हमको। तो वो व्हाट्सअप देने में भी उनको ऐसे मतलब ऐसा लगता था कि अच्छा हाँ दे रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन गैदर करना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाया करता था, अभी भी है। और उस कैसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना एक चैलेंज था। उस चैलेंज के साथ फिर अखबार को निकालना एक चैलेंज था। हमारे डेस्क पे काम करने वाले साथी हॉस्पिटलाइज थे, आधे से ज़्यादा स्टाफ अस्पतालों में भर्ती था हमारा। उन लोगों की उनको संभालना काम, मतलब स्टाफ इतना छोटा हो गया कि ऐसा लगता था कि कैसे अखबार निकलेगा। आर्थिक मार तो लगातार चल ही रही थी कि विज्ञापन बिल्कुल नहीं है, विज्ञापन खत्म हो चुके हैं, कैसे अखबार निकलेगा? वो चैलेंज तो अपनी जगह था ही। बड़े अखबारों ने तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी झेल लिया झटका, लेकिन हमारे बहुत से छोटे छोटे अखबार जो थे उनको बहुत सी चुनौतियाँ आई, बहुत सी दिक्कतें भी आई। तो एक तरफ तो आपका स्टाफ अस्पताल के अंदर है, खबर नहीं मिल रही है, बाजार में मौत का सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसी स्थिति के अंदर काम करना निश्चित तौर पर चैलेंज था। मैं उदयपुर की एक घटना बताता हूँ। उदयपुर के एक शमशान घाट में हमारा एक साथी फोटोग्राफर, भाई कैसे आप सरकार क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, कितने मर रहे हैं, क्या मर रहे हैं, तो फोटो लेना अपने आप में एक चैलेंज था। उस तक अंदर पहुंचना अपने आप में चैलेंज। और वो रूम जहां अस्थियां पड़ी थी, उस अस्थि कलशों की फ़ोटो इकट्ठा करना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम था। ऐसा जहां अमूमन 10, 20, 25 अस्थि कलश हुआ करते थे, वहाँ 500-400 अस्थि कलश रखे हुए हैं। तो ये अपने आप में प्रश्न खड़ा करता है कि भाई इतने अस्थि कलश कैसे इकट्ठे हो गए? तो उस तरीके के चैलेंजेस। फिर अस्पतालों से लोगों का फ़ोन आना, लगातार मदद के लिए मदद मांगना कि सर हमारी मदद कीजिए, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। और जो पहली वेव थी उसके अंदर तो जो क्वारंटाइन सेंटर्स थे, क्योंकि उदयपुर, मैं थोड़ा लंबा बोल रहा हूँ, थोड़ा उदयपुर जो हमारा क्वारंटाइन, उदयपुर चूँकि गेट है, मतलब आप क्यों कह सकते हैं मुंबई और महाराष्ट्र और अपने गुजरात से आने वाले लोगों का, तो जो हमारे प्रवासी साथी मजदूर लोग आ रहे थे, जो हमारे साथी थे, उनको यहाँ उदयपुर में रोका गया, तो उनको रखा गया। तो वो उनकी पीड़ाएं, उनकी वेदनाओं को मैंने व्यक्ति से देखा है, किस तरह से वो लोग परेशान थे। वो कहते थे 50-50 दिन हो गए हमको इन सेंटरों में बंद हुए, आप हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, लेकिन हम अपने घर जाना चाहते हैं। अगर कोई 7 माह की गर्भवती महिला रोते हुए कहे कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, वो कहे, कोई बच्चे जो छोटे छोटे रो रहे हैं, मैंने मेरी आँख से देखा है वो सब, और वो मंजर मैं जब याद करता हूँ तो आज भी मेरा गला भर जाता है। संदीप जी, कुछ बातें हमने की कोविड संकट की, तो कोविड का संकट पत्रकारों पर तो गहरा रहा ही, साथ में उसका प्रभाव अखबारों पर भी पड़ा, अखबारों के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी पड़ा। बताएं कि अखबार का छपना, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना, कोविड से पहले की स्थिति और अब की स्थिति में क्या अंतर है? और एक संकट और आया कि अब धीरे धीरे सब माध्यमों को, जिसमें छपे हुए माध्यम भी शामिल हैं, उनको ये लगने लगा है कि उन्हें अब डिजिटली जाना पड़ेगा, यानी किसी के मोबाइल के ज़रिए या लैपटॉप या कंप्यूटर के ज़रिए भी अखबार को पहुंचना पड़ेगा। तो क्या इससे ये भी हम मान लें कि धीरे धीरे छपा हुआ अखबार बंद हो जाएगा और अखबार अब धीरे धीरे मोबाइल या लैपटॉप पर ही आएगा? देखिए, ये तो तर्कसंगत बात नहीं है कि अखबार छपना बंद हो जाएंगे। जहाँ हमसे बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है जिन मुल्कों के अंदर, वहाँ भी अखबार आज भी धड़ल्ले से बिक रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि कंटेंट इज़ गॉड, बाकी सब तो एम्प्लीफिकेशन के माध्यम हैं। चाहे डिजिटल में आप कहें, कोई मोबाइल पर ऐप ले लें, कोई वेब ले लें, कोई अखबार ले लें या टीवी चैनल ले लें, जो ये जितनी भी सब चीज़ें, ये एम्प्लीफिकेशन के माध्यम हैं, समाचारों को प्रसारित करने के माध्यम। तो समाचार जिसके पास है वो माध्यम काम करेगा। अगर अखबार टीवी की
दिन भर की चली हुई खबरों को परोसेंगे तो निश्चय ही उनका संकट बढ़ेगा। लेकिन अखबार अपनी एक्सक्लूसिव खबरें जो जनता से जुड़ी हुई हैं, जनता का दर्द है, अगर बयान करेगी तो अखबारों को कोई संकट नहीं है। डिजिटल माध्यम भी अपनी जगह बना चुका है और बना रहा है और आगे बढ़ता भी जा रहा है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, न्यूज इज नॉट ए नूडल। न्यूज कोई नूडल नहीं है जो एक सेकंड में पक जाएगी। तो डिजिटल माध्यम, टेलीविजन माध्यम आते ही खबरों को प्रसारित करता है। आप तमाम चीजें देखेंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से इवेंट को उसी वक्त दिखाते हैं, इवेंट को उसी वक्त बताते हैं। डिजिटल माध्यम भी सूचना देता है। हमारी डिजिटल माध्यम पे जो विजुअल्स हैं वो भी, वीडियो भी दिखते हैं, टीवी पे भी दिखते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जिसे हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहते हैं वो आज भी सबसे ज़्यादा, ऐसा नहीं है टीवी में नहीं है, टीवी में भी काम हो रहा है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की तरफ, वेब में भी हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म अखबारों में ही है। तो अखबारों को अपनी थोड़ा सा दिशा बदलनी होगी। अखबारों को जो कुछ दिन में घटित हो चुका है अगर वही बताएंगे तो दिक्कत होगी निश्चित तौर पर। उनको अब अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट पे काम करना पड़ेगा, बेहतर कंटेंट पे काम करना पड़ेगा। एक तो ये बात है कंटेंट की। एक प्रश्न आपने था कि पहले, कोविड से पहले और कोविड के बाद, और डिस्ट्रीब्यूशन की बात आपने करी। मैंने जो बात पिछली बार की थी उसमें बता दूं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात मैं आपसे करना भूल गया था। अखबारों को डिस्ट्रीब्यूट करना भी बहुत बड़ा चैलेंज था। हमारे हॉकर जो हमारे ताकत हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी हॉकर हमारी ताकत है, हमारे साथी हैं वे भी। उनका जो भय था और उनका जो डर था और उनको जो चुनौतियां थी वो उतनी ही थी जितनी हम पत्रकारों को थी, कि किस तरह सुबह साइकिल पर अखबार बांटा जाए। पुलिस उनको रोकेगी ही रोकेगी, तो उनके पास पूरे प्रकार से पास हो। फिर लोगों के अंदर भय बैठ गया कि अखबार से कोरोना हो जाएगा, जबकि ये बिल्कुल मिथ है। अखबार के कागज से कोरोना नहीं होता है। लेकिन ये हवा चल गई। फर्स्ट वेव की बात कर रहा हूँ मैं, उस वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी ये, और हॉकर भी स्ट्राइक पर चले गए हमारे। लेकिन हमने समझाइश करी, बातें करी, बुलाया, और मैं उदयपुर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसमें पहल करी, हमने उनसे भी बात करी और सरकार ने भी हमारा सहयोग किया। और अभी भी जब सब कुछ था तो सरकार ने हमारे हॉकरों को छूट दी। तो मैं बार बार कहता हूँ, हम लगातार सरकारों से शिकायत करते आए हैं और करेंगे, क्योंकि हमारा हक बनता है। लेकिन जो उन्होंने अच्छा किया उसका मैं गुणगान करना ज़्यादा उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि पत्रकारों को तो कमियां ही देखनी चाहिए, गुणगान कम करने चाहिए। तो निश्चित तौर पर हम लोगों ने बहुत चुनौतियां सही है। लेकिन जो आपकी बात है, मैं वापस उसी पर आ रहा हूँ कि मोबाइल पर अखबार देख लीजिए आप, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रिंट मीडिया है उसका स्वरूप बदल जाएगा, बदल सकता है। युवा पीढ़ी जो हो सकता है कि वो ई पेपर पढ़ना पसंद करे, लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप दुनिया में कहीं भी देखेंगे तो प्रिंट का अस्तित्व अभी भी है। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत बड़ी पॉपुलेशन आज भी इंटरनेट से वाकिफ़ नहीं है, और उस पूरी की पूरी पीढ़ी के साथ ये एक अन्याय होगा इस तरीके की बात को सोचना भी। और आने वाली पीढ़ी भी किताब भी अगर वो पढ़ रही है तो वो ई बुक के रूप में पढ़ रही है। तो हो सकता है ये चलन बढ़ जाए कि हार्ड कॉपी की बजाय सॉफ्ट कॉपी पढ़ने लग जाए अखबार की। लेकिन अखबार चलेंगे, अखबारों को कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे तो हार्ड कॉपी पर भी कोई संदेह नहीं लग रहा है कि हार्ड कॉपी में दिक्कत आएगी कोई। कुल मिलाकर के अखबारों का भविष्य मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। अपना अपनी जगह सब बनाएंगे, डिजिटल भी अपनी जगह बनाएगा, टीवी भी अपनी जगह बनाएगा, और अखबार अपनी जगह रहेंगे। भार्गव जी, यही प्रश्न आपसे पूछूंगा। अखबारों ने स्वरूप बदले हैं और कोविड-19 का संकट आया है, जैसा संदीप जी से भी बात हो रही थी। आपने एक तो इस संकट की कभी कल्पना की थी, और अखबारों को अब जो स्वरूप हुआ है ये आगे होगा, ये आपकी पीढ़ी ने सोचा था? मेरे जैसा व्यक्ति तो आज भी नहीं सोच रहा है कि अखबार की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं तो उस त्रासदी में जाता हूँ जो आपने तो वर्णन बहुत अच्छा किया कि कोरोना की जो त्रासदी का भयंकर चित्र, वो आज युग सत्य का असल दस्तावेज है। लेकिन मैं उस पुराने काल की बात करता हूँ जब अंचल पूरा राष्ट्र था, और आज अंतर्राष्ट्रीय फलक पे आ गया अंचल गायब हो गया। तो उस समय ये तो जो प्रांत है मेवाड़ का, ये अकाल पीड़ित ही रहा। यहाँ तो कभी सुकाल बहुत नहीं के बराबर रहा। उन अकालों के समय जो अकाल की जो मैंने बातें सुनी है, आज भी छपने के काल को लोग भूले नहीं हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सिहर जाते हैं नाम लेते ही। और तब भूख से लोग मरते थे,
आज भूख से, भगवान की दया से भूख से व्यक्ति नहीं मर रहा है, तो सावधानी से ज़्यादा मर रहा है, सावधानी से। तो मेरे जैसे व्यक्ति को तो माफ़ करें, कोरोना से डर इसलिए नहीं है कि मैं तो उस त्रासदी को हृदयंगम कर चुका हूँ कि लोगों के पास खाने को नहीं था तो उंगलियां खा जाते थे और मर जाते थे तड़प तड़प के। इससे ज़्यादा तो मृत्यु उन लोगों ने देखी है अपने सामने, और कोई उठाने वाला नहीं है, कोई कुछ संभालने वाला नहीं है। और उससे कई गीत मैंने इकट्ठे किए, और कब कब किस किस साल में अकाल हुए मेवाड़ में, मैं बहुत वर्णन किया। और उन गीतों में जो आप वर्णन पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब कोरोना में कौन से गीत चल रहे हैं, कौन से गीत नहीं उपज रहे हैं, ये तो मैं गांव में जाऊंगा तो मुझे पता लगेगा कि लोगों ने कोरोना को किस रूप में ग्रहण किया। लेकिन तब तो हर जगह मृत्यु होती थी। आज आदिवासी क्षेत्रों की जो बात सुनता हूँ, वहाँ कोरोना की कोई हवा नहीं है। ठेठ गाँव की बात सुनता हूँ, वहाँ के कोरोना क्या होता है, कोई मास्क नहीं है, कोई दूरियाँ नहीं है, कोई वो नहीं है। तो ये सारी जो त्रासदी है शहरों में ज़्यादा है, और शहरों के लोग बार बार जब अखबार कह रहे हैं, सरकार कह रही है, विज्ञापन आ रहे हैं, कोई सावधानी नहीं। जरा हर व्यक्ति ढील चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, खुले में रहना चाहता है, कोई बंधन नहीं चाहता है। ऐसे बिहार मैंने देखे हैं जो 1-1 लाख रुपये फाइन है तो उसकी व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं, और कह रखा है कि जो भी बाहर का व्यक्ति कोई आए बाहर से निपटा देना पैसे दे करके, और आराम से अपने ढंग से विवाह कर रहे हैं। यानी लोगों को डर भी है और लोगों का मन भी खुला है। देखिए आप, तो ये एक अजीब तरह की त्रासदी में तो सबसे बड़ा जो कष्ट मानता हूँ, जो मैंने भी भुगता है, मैंने दूसरे ढंग से भुगता है, कोई उस अकाल के कारण नहीं, गरीबी के कारण। तो भूख की त्रासदी सबसे बड़ी होती है। आज भगवान की दया से भूख और प्यास से कोई मर नहीं रहा है। अब बहुत सारी चीज़ों से मर रहा है वो, तो क्या आप ये बिल्कुल नहीं मानते कि व्यक्ति की असावधानी कोई नहीं है? आप घर से निकल ही क्यों रहे हैं? हम जैसे व्यक्ति तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई हमेशा पालन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, दूरियां रख रहे हैं, और अकेले भी नहीं निकल रहे हैं। इतना बैठ गया कि अभी बचना है। हमारे बहुत से साथी गफलत में चले गए, उनको ये पता ही नहीं है कि उनको कोरोना हो रहा है और चले गए। तो बहुत सारी चीज़ों से हम सबक लेना चाहिए व्यक्ति को। व्यक्ति संभले, साहब मुख्य कौन है? व्यक्ति तो है, तो व्यक्ति नहीं संभल रहा है। ये सारे के सारे जो स्थविर जीव हैं जो चल फिर नहीं सकते, अपन त्रस्त जीवों में आते हैं। तो स्थविर जीव हवा, पानी, अग्नि, वनस्पति, ये क्या शिक्षा दे रहे हैं कि अपनी जगह शांत रहो, चुपचाप खड़े रहो। कोई हिलाए, कोई चलाए तो चलो हिलो, अन्यथा स्थिर रहो। बिल्कुल हिलने की, देखते रहो। मनु देखता रहा कि सारा प्रलय देखता रहा मनु। स्थिर होने का समय था ये। स्थिर रहो और आत्मोन्मुखी हो जाओ, और प्रकृति को देखो, चिंतन करो। 50 रास्ते खुल जाएंगे आपके जिंदे रहने के। रेडियो लेक सिटी में हमसे रूबरू हैं सुप्रसिद्ध लेखक डॉक्टर महेंद्र भाणावत और सुप्रसिद्ध पत्रकार संदीप पुरोहित। संदीप जी, आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि ऐसा माना जाता है कि तमाम जो भी छपे हुए माध्यम है, प्रिंट मीडिया मान लीजिए, छपी हुई किताबें, छपे हुए अखबार वगैरह, ये समय के दस्तावेज भी होते हैं। यानी 50 साल पुराना हम अखबार इसलिए उठा के देखते हैं कि 50 साल समय पूर्व उस समय क्या कुछ घटना हो रही थी, क्या कुछ ऐसी चीज़ थी जो सच में अविस्मरणीय है, वो उसमें दर्ज है। ये कोविड-19 का इतना कठिन समय, क्या ये अखबारों और प्रिंट मीडिया में ठीक ठीक तौर पर दर्ज हो पाया? जी बिल्कुल। पत्रकारिता जो है वो एक जल्दी में लिखा हुआ इतिहास कहा जाता है। डॉक्टर साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा? सही। ये कहा जाता है कि पत्रकारिता जो जल्दबाजी में लिखा हुआ, एक जल्दी में लिखा हुआ इतिहास है, और कोरोना पर लिखा हुआ एक एक शब्द भी उसी इतिहास का हिस्सा हुआ है। मतलब उस पर तो कोरोना एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी संपूर्ण मानव समाज को हिलाकर रख दिया। रिश्ते जार जार हुए, आप अपनों से मिल नहीं सकते। बहुत से अमीर गरीब हो गए, दौलतमंद थे
लेकिन अस्पतालों में अकेले दम तोड़ते रहे, कोई उनके इर्द गिर्द नहीं नज़र आ रहा था दूर दूर तक। तो मतलब जो कुछ इसको वर्णित किया गया अखबारों में, जो जिसको जहाँ स्टोरी मिली और जो स्टोरी उसने लिखी, वो सभी अपने आप में एक इतिहास का दस्तावेज बन चुका है। क्योंकि उदयपुर संभाग हमारा वो संभाग है जहाँ आदिवासी ट्राइब डोमिनेटेड डिवीज़न है, तो हमारे सामने वैक्सीन आने के बाद भी चुनौती रही। वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन कम है, वैक्सीन आ गई, वैक्सीन मिल रही है, सबको वैक्सीन लग रही है, ये खबरें तो अपनी जगह हैं ही जो सब अखबारों में थी। लेकिन उदयपुर के पास एक चैलेंज और था। वो चैलेंज ये था इस डिवीज़न के पास, इस संभाग के पास, कि हमारे दूरस्थ अंचलों में बसे हुए आदिवासी साथियों को, आदिवासियों को हम ये समझाएं कि वैक्सीन लगवाना कितना अनिवार्य है। वो गांव में जाते वैक्सीन लगाने के लिए लोग, तो कहते मौताना की गारंटी ले ओला कहीं, मतलब वो कहते हैं कि मौताने की, अगर मरने की गारंटी ले रहे हो, अगर ये मर गया तो आप हमारा मुआवजा दोगे क्या? एक तो मैं मौत पर मुआवजे शब्द के ही खिलाफ हूँ व्यक्तिशः। किसी भी सजीव चीज़ का कोई मुआवजा हो ही नहीं सकता है। जैसे अक्सर कहा जाता है इंश्योरेंस के क्षेत्र में भी कि मुआवजा मिल गया, इंश्योरेंस मिल गया, तो यहाँ मुआवजा नहीं है। जैसे हमारे शहीद जो सीमा पर शहीद होते हैं, हम कहते हैं कि सरकार ने 50 लाख का मुआवजा दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा विषय भटक गया हूँ, कि मुआवजा शब्द उचित नहीं है उनके लिए। मुआवजा कोई शब्द ही नहीं कि आदमी अपनी जान चली गई देश के लिए लड़ते हुए और आप कह रहे हमने मुआवजा दे दिया। तो ये मुआवजा जो शब्द है वो उचित नहीं है। ये कुछ और माध्यम पे अपन बात करेंगे इसके लिए कि शब्द क्या होना चाहिए। लेकिन तो यहाँ ऐसा गाँवों के अंदर ये अक्सर देखा जाता है कि आप मौताना पर पैसा दीजिए, मतलब वो कॉन्ट्रीब्यूट हमको देंगे क्या। तो एसडीएम को, बड़े बड़े अधिकारियों को ये दिक्कत लगातार आती रही। और हमने राजस्थान पत्रिका जो हमारा अखबार है उसने पूरी सशक्तता के साथ, पूरी ताकत के साथ आदिवासियों को ये समझाने की कोशिश करी। हमारे संवाददाताओं ने उस तरीके की खबरें लिखी कि आदिवासियों को समझ आए कि वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। तो मासेस को एजुकेट करने के अंदर मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है कोरोना में। इस तरीके से अभी इंग्लैंड ने जॉर्ज क्रॉस दिया है वहाँ की हेल्थ सर्विसेज को। मैं तो यही भारत सरकार से गुजारिश करूँगा कि संपूर्ण मीडिया को ही भारत रत्न दे दे। इस जिस तरीके से हमने लड़ाई लड़ी है कि भारत के मीडिया को भारत रत्न, कि जिस तरीके से मीडिया ने इस कोरोना काल में लड़ाई लड़ी, चिकित्सा विभाग को भी मिलना चाहिए, मेडिकल डिपार्टमेंट को भी मिलना चाहिए, लेकिन मीडिया को भी मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे लोग जिस तरह से मासेस को एजुकेट किया, जिस तरह से वो लोगों को समझा रहे थे, जिस तरह से एक एक चीज़ जनता के सामने सही तरीके से लेके आए, और इस दौर में हमने बहुत संयम रखा। हमने ऐसी कोई खबर नहीं छापने की कोशिश करी जिससे समाज के अंदर कोई दिक्कत आए। जिस प्रकार से समाज में किसी प्रकार का कोई लोगों में डर भय व्याप्त हो, कोई दुराव प्राप्त हो, कोई विघटन की स्थिति आए, उसका भी हमने बहुत ध्यान रखा। तो समाचारों को बल्कि में ज़्यादा मेहनत के साथ तैयार करना पड़ा कि कहीं ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिससे ज़्यादा दिक्कत हो। एक तो स्टाफ कम, स्टाफ बीमार और काम ज़्यादा, तो हर तरीके की चुनौती हमने सही है। और इसलिए निश्चित तौर पर कोरोना पे जो कुछ लिखा गया, जो कुछ दिखाया गया, वो निश्चय ही अपने आप में एक इतिहास का हिस्सा होगा। भाणाव साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि लोक संस्कृति या यूँ कहें लोक कलाएँ, आप जैसे जिक्र भी कर रहे थे, छपनिया, अकाल वगैरह, उन पर भी गीत बने, या हमारे लोक मानस में बहुत सारी चीज़ें दर्ज होकर किसी एक तरह से क्रिएशन का रूप, कला का रूप ले चुकी हैं। तो क्या ऐसी गुंजाइश बनती है कि कोविड-19 के ये जो संकट है, ये भी हमारी लोक कलाओं, लोक गीतों का हिस्सा बनेंगे? मुझे तो कहने में भी बड़ा कष्ट होता है कि अखबारों के लिए मैं क्या कहूँ। इस कोरोना काल में मुझे क्षमा करें, सबसे ज़्यादा अभय तो अखबार वालों ने पैदा किया है। कोरोना के अलावा कोई खबर ही नहीं है। आप सुबह सुबह अखबार देखो, इतने मर गए, इतने बीमार हुए, इतने अस्पताल से छूटे, आंकड़े गलत हैं, आंकड़े सरकारी आंकड़े कम हैं, वस्तुतः आंकड़े इतने हैं, ये हैं, और कोई न्यूज़ नहीं है। मेरे पास तो 70 वर्ष पुरानी कटिंग्स हैं जिनके आधार पे मैं कई किताबें लिख सकता हूँ। एक 6 लाइन का की न्यूज़ है, आप पूरी किताब लिख सकते हैं उसके ऊपर, और वो अब कहीं देखने को ही नहीं मिलती है मुझे उस तरह की खबरें। न कला है, न संस्कृति है, न पारंपरिक जीवन धर्मिता है, न समूहबद्धता की कोई बात है, जैसे व्यक्ति है ही नहीं। और केवल जितने भी लोग जी रहे हैं वो केवल मरने के लिए ही, अब मरना ही है उनको बकरे बकरियों की तरह। तो अखबार वालों की भूमिका को मैं
व्यक्तिगत किसी अखबार का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जनरल जो मैं पढ़ता हूँ, मुझे और कोई समाचार, तो बच्चे तुम्हारे अखबार देखते हाथ ही नहीं लगाते। मैं बच्चों को कहता हूँ कि आज इस तरह की खबर तुम्हारे लिए आई है, परीक्षा के लिए आई है, ये आई है, ये आई है। कि नहीं, हमें कोई खबर की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास तो पहले आ गया मोबाइल पे। और मोबाइल पे बच्चों में आप देखिए, आप बच्चों की क्या स्थिति हो गई। गाँव में कहाँ मोबाइल है, कहाँ पैसे हैं, कहाँ बिजली है, उन बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। और हमारे शहर के बच्चे तो हमारे से आगे चलने लग गए। उनको अखबार से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है, उनको अपने काम से मतलब है। और कितना ही उनके लिए बंधन आप पैदा करो, माफ़ करें, वो कुछ न कुछ बहाना बना करके निकल ही जाते हैं और स्वच्छंद हैं। और उनको कहते हैं कि भाई, हाथ जोड़ के कहते हैं कि तुम बचो तो तुम जानो यार, हम तो बार बार कह रहे हैं, पर हमें तो बचाओ। तो हमें कहते हैं आप तो बचे हुए हैं, आपको कौन तकलीफ दे रहा है। मेरे कुछ साथी, माफ़ करें, उन्होंने कहा हम घर से नीचे उतरे ही नहीं हैं। तो मैंने कहा फिर डेथ उनकी कैसे हो गई। तो उन्होंने कहा कि बाल बच्चे तो गए होंगे घर से बाहर, तो हम उनके संपर्क में तो हमेशा आएंगे। तो देखिए आप, उस संपर्क के कारण भी मुझे कोरोना का कैसे पता लगाएं आपके कहाँ वो लग रहा है। एक व्यक्ति, कितने व्यक्ति मेन फाटक को हाथ लगाते हैं, करते हैं, बाहर वाले बच्चे भी आके मजाक करके घंटी लगा के चले जाते हैं। तो आप तो सबसे बड़ा तो आपको मन ही इकट्ठा रखना पड़ेगा। मन चंगा है तो कठुत में गंगा है। मैं तो मेरे पुराना आदमी हूँ, तो हर बात में मेरे पास पुरानी कहावतें मुझे बड़ा मार्गदर्शन देती और प्रकाश देती है। कहावतों के बिना तो कोई जीवन में आज भी बात पूरी नहीं होती है। गाँव में 50 बातें आप करते रहो, मोटी मोटी, और लंबे समय तक व्याख्यान देते रहो, वो एक कहावत कह देगा और बात खत्म कर देगा, सब समझा देगा। तो कहावतों का जो समुद्र है वो खत्म हो रहा है। अब मैंने बहुत सी कहावतों को नए अर्थ दिए हैं। कहावत मर न जाए तो शब्दावली खत्म हो जाएगी। अखबारों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने तो हिंदी को रखा ही नहीं। हिंदी क्या होती है? वो तो बड़े बड़े हेडिंग भी अंग्रेजी में दे रहे हैं, और विज्ञापन आ रहे हैं तो अंग्रेजी की हिंदी का करण हो रहा है। तो अंग्रेजी, कौन सी अंग्रेजी? तो अंग्रेजी और हिंदी का ऐसा कुछ मिक्सअप हो रहा है कि न अंग्रेजी के रहे लोग, न हिंदी के रहे। और वो माफ़ करना, शुद्ध तो छपता ही नहीं हिंदी वाले अखबार की। मात्रा छोटी कहाँ होनी चाहिए, ही छोटी कहाँ होनी चाहिए। हेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे बहुत से तो मित्र हैं मेरे जो अखबार निकालते हैं, तो उनको मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ, तो कि हंसते हैं कि भाना साहब आप ये सब देख। मैंने कहा मैं गलतियाँ निकालने के लिए अखबार नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं जो ही गलती देखता हूँ तो मेरा माथा ठनता है कि एक कहाँ इसका तो अर्थ ही कुछ दूसरा निकल रहा है। तो कि पाठक तो ठीक पढ़ रहे हैं, आप चिंता मत करो, मैं चुप हो जाता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हमें निकालने की, यद्यपि ये ठीक है कि ये ज़रूरी है आजकल जो कुछ हो रहा है वो मैं इसको मानता हूँ, लेकिन क्या हम कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते क्या थोड़ा बहुत? और पाठक पर जो प्रारंभ में जो अखबारों का लक्ष्य था, वो लक्ष्य अब नहीं क्या? अब लक्ष्य बदल गया क्या? और विज्ञापनों से भरे रहते हैं। कई बार तो विज्ञापन विशेषांक कहता हूँ मैं अखबारों को, पढ़ने के लिए तो कुछ होते ही नहीं है कि विज्ञापन। और आजकल तो नया ट्रेंड चल पड़ा है कि वो कोरोना के लिए ये सावधानी रखो, और व्यक्तियों के फोटो आ रहे हैं, पूरा पृष्ठ भरा हुआ है। इसमें वो व्यक्ति क्या कह रहे हैं, वो जो जिनका विज्ञापन आ रहा है वो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो तो अपना फ़ोटो छपा रहे हैं और फोटो देख रहे हैं, और 10-5 लोग फ़ोन करते हैं कि बहुत अच्छा आपका फ़ोटो आया। तो कोरोना के कारण व्यक्ति की कहाँ उसको दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, उस दर्द के लिए वो कुछ क्या कर रहा है। जैसे अखबार वाले सेवा कर रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं जो अपना विज्ञापन छपा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें साहब ये कोरोना ने सिखाई है। और कोरोना अब जब नहीं रहेगा तभी तो पता लगेगा ना, कि बहुत सारी चीज़ें बाहर जब ख़त्म हो जाती है तब उसका आकलन होता है कि कहाँ कहाँ उसका कितना नुकसान हुआ, कितना असर हुआ, अच्छा असर कहाँ हुआ, बुरा असर कहाँ हुआ। तो तत्काल हम कुछ नहीं कह सकते। माना साहब, आपसे जाते जाते ये प्रश्न पूछूंगा कि तमाम लोगों को, ख़ास तौर पर छपे हुए शब्द से जुड़े हुए लोगों को आप क्या संदेश, क्या सलाह देंगे? मैं तो यही सलाह तो क्या है, यही कहना चाहूँगा कि छपे हुए शब्द वो स्थायी रहते हैं,
ये कोरोना और ये तो टेम्परेरी फेजेस हैं, आएंगे और चले जाएंगे। हमारे पास क्या संपदा रहेगी? हम कहाँ जाकर के कुछ सीखेंगे, देखेंगे, संभालेंगे? जैसे हम अपनी धरोहर को संभालते हैं गाय बगाए कभी कभार, वैसे ही ये चीज़ें बहुत महत्व की है। इसलिए आप यहाँ बैठे बैठे हम आकलन नहीं कर रहे हैं कि हमारे अखबार के कितने फाटक हैं, किस रूप में लेते हैं। अनेक लोग हैं जो उसकी कटिंग्स काट काट करके अपने पास धर रहे हैं और 50 तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं। मैं तो जिस क्षेत्र का हूँ उसके उपयोग की बात ज़्यादा बता सकता हूँ, लेकिन बहुत से लोग अजीब, और ऐसे लोग मैंने बहुत देखे जो उसका एक एक अक्षर पढ़ते हैं और सब बताते हैं और उनको दिन भर कोई इससे टाइम कट जाता है। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे जब अखबार ही नहीं निकलेगा? तो वो मोबाइल में तो कितने आँखें लपलपाती है, झपकती है, उसमें हम देख नहीं पाते हैं, सिर नहीं रख पाते हैं, मीटर को चौड़ा वगैरह नहीं कर सकते हैं, बड़ा नहीं कर सकते हैं चाह के अनुसार। तो बहुत सारे संकट पैदा हो गए हैं। ये अति आधुनिक पीढ़ी की बात तो छोड़ दें, लेकिन हमारे पास आधुनिक पीढ़ी नहीं है। पीढ़ियाँ तो सब चलती है, साथ साथ चलती है ना। तो पुरानी पीढ़ी का भी महत्व है, बीच का भी महत्व है, अति आधुनिक पीढ़ी का भी महत्व है। इसलिए हम जो प्रारंभ की जो परिभाषा थी लोक की, उस परिभाषा को मैं एज इट इज़ नहीं मानता हूँ। मैं निरंतर ये कहता हूँ कि जैसे समय में बदलाव आता है, उसी तरह से इन परिभाषाओं में बदलाव होते रहना चाहिए। परिभाषा वो कैसे रहेगी जब आप सब कुछ बदल रही है? तो परिभाषा में तो वो कितने सा फिर आपकी लोक की क्या परिभाषा है? पहले तो ये कहा कि जो परंपरानिष्ठ हो, जो गाँव में रहता हो, जो सभ्यता और संस्कृति से ज़्यादा अपरिचित नहीं हो, उससे दूर हो। तो मैंने कहा ये भी गलत परिभाषा है। सभ्यता संस्कृति तो उसके मूल में ही है। तो लेकिन ठीक है, दूर है। आज के बच्चे तो विदेश जा रहे हैं, यहाँ कम रहना पसंद करते हैं, अधिक से अधिक पैसा कमाओ, नौकरी करो, तो वो समझते हैं कि हम कुछ योग्य हुए हैं। तो हमने कहा कि लोग उनके पास भी, उन्होंने लोग छोड़ा नहीं है। तो क्या आप कैसे कहते हैं कि लोग उनके पास है? तो मैंने कहा कि लोक चित्त की अवधारणा होनी चाहिए। उनके पास लोक चित्त है। अगर चित्तमय लोक है, लोकमय चित्त है, जो है हिंदुस्तान की धरती पे जो भी कहीं जाएगा, कई बार चौथी पीढ़ी से रह रहा हो कहीं भी, लेकिन लोक चित्त उसके पास है। इसलिए वो दिवाली आती उसको पता लग जाता है, वो दीपक लगा देता है। होली आते उसको पता लग जाता है, वो रामासामी करता है। तो यह जो लोक चित्त की जो अवधारणा है, ये हिंदुस्तान की खूबी है। इसलिए हिंदुस्तान को परंपरानिष्ठ, परंपराशील देश कहा है और सबसे प्राथमिक पहला गुरु का है, जिसने विश्व को सबसे पहले ज्ञान दिया। तो ये हिंदुस्तान की जो खासियत है। ये संकट तो टेम्परेरी होते हैं, आते रहेंगे, जाते हैं, और मनुष्य तो झेल रहा है ना। और कहाँ का मनुष्य संकट झेल रहा है? यहीं का मनुष्य वो संकट भी झेलता है। वो अधुनातन अंतरिक्ष में जाने की भी बात करता है, वो अंचल से भी जुड़ा हुआ है, वो अंतर्राष्ट्रीय फलक पे भी छा रहा है, छाना चाहता है। ये हिंदुस्तान की खासियत है, ये खासियत बनी है जी। बहुत पॉजिटिव नोट पे भाणव जी ने अपनी बात ख़त्म की। संदीप जी, आपसे जानना चाहूँगा कि ये छपे हुए शब्द पर आया हुआ कोरोना 19 का संकट, जिसे हम यूँ मान के चले कि शायद हो सकता है अब इसका संध्या काल आ गया, इसने हमें क्या क्या सबक दिए और छपे हुए शब्द में क्या क्या बदलाव ये लेकर आया जो शायद हो सकता है आगे स्थायी हो जाए? देखिए, सबसे बड़ा चेंज, मेजर चेंज ये आया कि जर्नलिज्म में कभी ये ट्रस्ट नहीं किया जाता था कि आदमी बिना ऑफिस के भी काम कर सकता है। तो वर्क फ्रॉम होम का एक कल्चर नया डेवलप हुआ है। वो सस्टेन करता है या नहीं करता है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत जो अनुभव है एक अखबार के एडिशन को चलाने का, मैं कह सकता हूँ वो सस्टेन करेगा। तो सबसे पहला जो नया बदलाव आया है वो वर्क फ्रॉम होम का आया है कि अब रिपोर्टर, डेस्क के लोग घर से काम कर सकते हैं। इवन मैं कुछ ऐसे टीवी प्रोग्राम जो बना रहे हैं उन लोगों को जानता हूँ कि उन्होंने अपने पूरे के पूरे प्रोग्राम अपने घर से, अपने घर में स्टूडियो बना रखा है और अपने घर से ही पूरा बुलेटिन या पूरा प्रोग्राम अपना चला रहे हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव कोरोना ने जो मीडिया इंडस्ट्री के अंदर ये दिया है कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया है। हमारे वर्किंग कल्चर के अंदर बताया है मैंने ये फ़र्क आपको। और बाकी ह्यूमन थॉट प्रोसेस में जो चेंज आया है वो तो निश्चित ही आया है कि आज आदमी बहुत ज़्यादा सजग हो गया है, सावधान हो गया है, हर चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखने लगा है।
एक ऐसा नज़रिया उसका विकसित हो गया है कि वो अपनी सुरक्षा को सबसे ज़्यादा प्राथमिक रखने लगा है। वो ये नहीं चाहता है कि किसी भी तौर पर मेरी सुरक्षा कोई दिक्कत आए। तो ये पूरा का पूरा नज़रिया समाज का भी बदला है। तो निश्चित तौर पर अखबार और प्रिंट भी उसका हिस्सा रहे हैं। और जहाँ तक रहा शब्द का वो कि कितने जो आपके लिखे हुए शब्द हैं उनका जो इतिहास निश्चित तौर पर बन ही गया है। बहुत सारी किताबें भी आई है और बहुत सारी रिपोर्टिंग जो इस तरीके की हुई है, वो रिपोर्टिंग आने वाली जो हमारे यंग जनरेशन्स हैं उनको भी बहुत सीखने का मौका देगी कि किस तरह से उस तरह की जो रिपोर्टर्स थे उनको देख करके कि किस तरीके के चैलेंजेस आए थे, उन चैलेंजेस की रिपोर्टिंग जो हुई है उनसे वो सीख सकते हैं। जहाँ तक बात अखबारों के भय की है, जब समाज में भय होगा, जब समाज में सब तरफ चिंता होगी, हर माथे पे चिंता की लेकर होगी, शिकन होगी, डॉक्टरों के पास जवाब नहीं होगा, देश का सर्वोच्च पदों पे बैठे हुए व्यक्ति चिंतित नजर आएंगे, तो अखबार भी चिंताओं की रेखाओं से ही भरे हुए होंगे। अखबार किसी को भयभीत नहीं करना चाहते, अखबार किसी को डराना भी नहीं चाहते थे, मीडिया भी किसी को नहीं डराना चाहता था। लेकिन जो वातावरण था, जो माहौल था, मैं मानता हूँ कि उससे डर पैदा हो गया होगा, भय पैदा हुआ होगा या लोग, लेकिन जो माहौल था उस माहौल को ही तो रिपोर्ट करेंगे हम। उसके अगेंस्ट रिपोर्ट कैसे कर देंगे? उस भय के माहौल में उत्सव की तस्वीरें कैसे आ जाएगी? जब आपकी फतेह सागर की पाल बिल्कुल सूनी पड़ी है तो उसको कैसे आप भर दोगे, कैसे उत्सव बना दोगे? हाँ, उसी फतेह सागर में अगर पक्षी किलकिला रहे हैं, पानी साफ हो गया है, तो हमने उसको भी रिपोर्ट किया है। हमारा काम तो जस का तस बताना है। मैं भी नहीं चाहता हूँ, कोई भी नहीं चाहता है कि हमारी कलम से ऐसा कुछ लिखा जाए कि जिससे दिक्कतें आए या समाज में दिक्कत आए या समाज में भय पैदा हो। तो भय, लेकिन जब माहौल जो है तो उस माहौल को तो रिपोर्ट करेगा आदमी। अस्पतालों के अंदर अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कैसे लिख दें कि ऑक्सीजन है? नहीं है ऑक्सीजन तो नहीं है, उसको ही तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। उससे आप निश्चित तौर पर मानसिकता पर एक हमला होता है कि अरे ऑक्सीजन नहीं है, कल ना कुछ घटना घट गई तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि हमको कैसे समाज में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और लगाया जाए, कैसे ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए, और मैं समाज का व्यक्ति हूँ, जो भी व्यक्ति हो, कि भाई मैं इसके लिए क्या योगदान कर सकता हूँ। तो हमारी जो रिपोर्टिंग है निश्चित तौर पर वो आने वाली जो जर्नलिस्टों की जनरेशन है उसको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जर्नलिस्टों के लिए दो मेजर चेंज मैंने आपको बताया। एक तो वर्क फ्रॉम होम सबसे बड़ा एक नया चीज़ चालू हुई है, अब ये मुझे लगता है ये सस्टेन करेगा। संदीप पुरोहित और डॉक्टर महेंद्र भाणावत, आपका हृदय से आभार।